हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल कोचिंग पे, जहां हम आज बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम होने वाला है समकालीन दक्षिण एशिया। ये जो आप मैप देख पा रहे हैं, ये सारा उन्हीं देशों को दर्शाता है। अभी हम इनके बारे में सही तरीके से इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जो भी आपके एग्जाम में आने वाला है उनको अच्छे से याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है हमारा दक्षिण एशिया के देश। तो देखो, भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। दूसरा पाकिस्तान हो गया आपका, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया और भूटान हो गया। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है और सबसे अधिक आबादी वाला है। पश्चिम सीमा पर इस्लामिक गणराज्य है ये। पूर्वी सीमा पर है ये भारत के। ये हिमालय में स्थित है ये दोनों राज्य। आगे देखो, बाकी बचे हुए 3 देश, एक है आपका श्रीलंका, एक है मालदीव और एक है अफगानिस्तान। श्रीलंका भारत के जस्ट नीचे की साइड होता है और मालदीव जस्ट श्रीलंका के पास में है, एक द्वीप समूह है वो। अच्छा, अफगानिस्तान उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषता, कि यहाँ पर किस तरीके के जो जमीन वगैरह है या फिर पहाड़ है या नदी है या समुद्र है, क्या क्या पाया जाता है। आइए देखते हैं। उत्तरीय सीमा पर क्या है? हिमालय पर्वत। पश्चिमी सीमा पर अरब सागर है। दक्षिण सीमा पर हिंद महासागर। पूर्वी सीमा पर बंगाल की खाड़ी। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया की सांस्कृतिक विविधता, कि यहाँ पर सांस्कृतिक रूप से किस तरीके से लोग अपना धर्म, किस तरीके से उनका समाज बना हुआ है। तो देखो, भाषाओं की बात की जाएगी तो यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। हिंदी, उर्दू, बांग्ला, तमिल और भी बहुत सारी। धर्म की बात की जाएगी तो यहाँ अलग अलग धर्म पाए जाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई भी यहाँ पर पाए जाते हैं और भी अन्य देशों के मतलब अन्य धर्म पाए जाएंगे। परंपरा कैसी है यहाँ पे? तो विविध त्योहार हैं, यानी इस क्षेत्र में इतने सारे त्योहार मनाए जाते हैं जिनकी कोई भी गिनती नहीं है। रीति रिवाज अलग है यहाँ का, कला स्वरूप अलग है यहाँ का। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण एशिया की राजनीतिक विशेषताएं। अब यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान देना है कि दक्षिण एशिया में राजनीतिक रूप से स्थितियां कैसी हैं, क्योंकि हम चैप्टर ये कहाँ पढ़ रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस में। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज, यहाँ पर व्यवस्था कैसी है? तो कुछ देशों में लोकतंत्र है। अच्छा, कुछ देशों में अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था है, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे बांग्लादेश के बारे में। क्लियर है? अच्छा, आगे देखो, कुछ देशों में लोकतंत्र बहुत ही बेहतर तरीके से सफल हो गया है, जैसे भारत और श्रीलंका। दूसरा देखो, कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर कभी लोकतंत्र रहता है, कभी सैन्य शासन रहता है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया की समस्या, यानी दक्षिण एशिया में किन प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं। तो देखो, सबसे पहला पाया जाता है सीमा विवाद, यानी इनकी सबसे ज्यादा लड़ाइयां किस चीज को लेकर है? अपनी अपनी सीमाओं को लेकर है। किसको? अपनी अपनी सीमाओं को लेकर है। साथ ही साथ यहाँ पर नदियों की वजह से भी इनके बीच में विवाद है, कि भाई किस नदी का पानी कौन ज्यादा यूज करेगा और किस नदी के पानी किसको ज्यादा मिलना चाहिए। आगे देखो, यहाँ पर विद्रोह और जातीय संघर्ष भी देखने को मिलेगा, यानी इसी एक रीजन में हमें जातीय संघर्ष यानी दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होते हुए भी देखने को मिलेंगी। आर्थिक समस्याएं देखने को मिलेंगी कि किस तरीके से कुछ देश अभी भी बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। आगे देखो, इसमें सबसे पहला हम जो देश पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पाकिस्तान। अच्छा, आप समझना इस बात को कि ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जितनी भी डेट्स हैं वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई ने अब आपके एमसीक्यू के वेटेज बढ़ा दिया है, तो ध्यान से उन डेटों को याद करना है। चलिए, सबसे पहली चीज, 1958 से 71 तक कौन रहे? जनरल अयूब खान और याहिया खान। फिर इसके बाद 71 में यहाँ पर आई जुल्फिकर अली भुट्टो की सरकार। किसकी बेटा? जुल्फिकर अली भुट्टो की। आगे देखो, फिर 78 77 से 88 तक यहाँ पर जनरल जियाउल हक यानी एक सैन्य शासक दोबारा आया। आगे देखो,
1988 से यानी 1988 से 1999 तक यहाँ पर बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ का शासन रहा। और ये कैसा शासन रहा? लोकतांत्रिक। बेनजीर भुट्टो कौन है? तो ये जो हमारे पीछे है ना, ये जुल्फिकार अली भुट्टो, इनकी बेटी है। फिर 1999 से 2008 तक फिर से यहाँ पर सैनिक शासन रहा। और 2008 से अभी तक यहाँ पर लगभग लोकतंत्र कायम है, जिसमें अभी चल रही है हमारी शहबाज शरीफ की सरकार, जो कि उनके भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो आप कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की चुनौतियां, कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि पाकिस्तान जो इतना अच्छा देश है, या फिर जैसा भी वहां पर अच्छी स्थितियां बननी चाहिए थी, वहां पर ये स्थितियां नहीं बन पाई। तो उनके कुछ कारण है। सबसे पहला कारण है अंतरराष्ट्रीय समर्थन की कमी। अंतरराष्ट्रीय समर्थन की कमी कैसे? देखो, जो बाहरी ताकत है, जो बाहरी देश है, वो चाहते हैं कि यहाँ पर दंगा होता रहे, यहाँ सारी व्यवस्थाएं खराब होती रहे, ताकि उनकी सप्लाईज होती रहे, यहाँ पर उनका सामान बिकता रहे और ये आपस में लड़ते रहे। आगे देखो, भारत के साथ संघर्ष। भाई आए दिन इनका भारत के साथ संघर्ष हो जाता है। 1947, 65 ऐसे करके बहुत सारे संघर्ष हुए, जिनमें क्या होता है कि वहां की जो सेना है उसको अधिक शक्तियां दी गई हैं। जैसे ही किसी देश से युद्ध होता है, वैसे ही सारी ताकत सेना के हाथ में चली जाती है। और फिर जो सेना का वहां का हेड होता है, वो खुद को क्या नियुक्त कर लेता है? वहां का अध्यक्ष नियुक्त कर लेता है। अगला देखो, सामाजिक प्रभुत्व। यानी कि वहां पे जो सेना है, वहां जो काजी यानी कि मौलाना है, यानी धर्म गुरु, स्वामित्व वाले लोग, जैसे अमीर लोग, अभिजात वाले, इनका प्रभाव राजनीति में बहुत ज्यादा है। जो इनके हिसाब से चलता है, उन्हीं की यहाँ पर व्यवस्था बनी रहती है। अगर कोई भी इनसे विद्रोह करता है या इनकी बात मानने से मना कर देता है, तो सिंपल था भाई, उसकी सरकार गिर जाती है और फिर लोकतंत्र की जगह क्या आ जाते हैं वापस? आगे देखो, वैश्विक आतंकवाद। भाई देखो, मानो या न मानो, विश्व में सबसे ज्यादा जो आतंकवादी मतलब जिन्होंने पनाह ली है, वो कहाँ ली है? पाकिस्तान में ली है। आतंकवाद की वजह से क्या कभी कोई देश सफल हो पाया है? अगर आप अपने घर में कोई गलत काम करेंगे, तो आप सोचेंगे केवल और केवल हम बाहर वाले को नुकसान पहुंचाएं, तो ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ बाहर वालों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ आपको भी नुकसान होगा, और वो हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं अपना, बांग्लादेश के लिए। अच्छा, बांग्लादेश की बात की जाएगी तो आपको याद रखना है, जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, तो भारत जो है 3 हिस्सों में बना था। एक बना था पूर्वी पाकिस्तान, एक बना था पश्चिमी पाकिस्तान, और ये दोनों एक ही देश थे। और एक बना था भारत। क्लियर बेटा? तो जो पूर्वी पाकिस्तान है, यानी जो आज बांग्लादेश है, और जो पश्चिमी पाकिस्तान है, जो आज का पाकिस्तान है। पूर्वी पाकिस्तान के रूप में क्या हुआ था? इनका निर्माण हुआ था। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष इन्होंने तो शुरू किया 41 से 47 तक। क्या था? सारी जितनी भी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं थी, वो कहाँ स्थित थी? पश्चिमी पाकिस्तान में। और जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही थी। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम और बांग्लादेश का जन्म हुआ। यानी 1971 में एक शेख मुजीबुर रहमान नाम के आदमी ने यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। 1972-75 में यहाँ पर मुजीबुर रहमान की सरकार आई और संविधान का निर्माण हुआ। अब देखो इसमें क्या क्या हुआ। सबसे पहले समझिए, 1975 से 1990 तक यहाँ पर सैन्य शासन आया। क्यों आया? क्योंकि जो मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने खुद को अब वहां का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया था, जब तक कि वो जीवित रहेंगे। तो फिर क्या हुआ? लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया और सेना ने उन्हें मारकर अपने आप को यहाँ पर स्थापित किया। HM इरशाद। कौन आए? HM इरशाद आए। 1991 में दोबारा से लोकतंत्र की बहाली हुई। 1991 से अभी तक यहाँ पर वर्तमान में क्या था? लोकतंत्र था। लेकिन अगर आपको पता हो, हाल फिलहाल में अभी आपको न्यूज अगर आपने पढ़ी हो, तो आपको पता चला होगा कि वहां पर लोगों ने क्या कर दिया है? विद्रोह कर दिया है, और लोगों ने वहां की सरकार को वहां से भगा दिया है। जो वहां की प्रेजेंट गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री या फिर अध्यक्ष थी, शेख हसीना, वो भारत में आकर शरण ली उन्होंने।
क्लियर है बेटा? तो अभी यहाँ पर लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। आगे बढ़ो। अब बात की जाएगी नेपाल की। किसकी बात की जाएगी? नेपाल की। नेपाल में किस तरीके से राजशाही था और फिर कैसे यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। देखो, नेपाल एक हिंदू साम्राज्य था। लंबे समय तक नेपाल एक हिंदू साम्राज्य बना रहा। 1990 में इन्होंने क्या किया? अपना एक संविधान बनाया। लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के बाद एक नया लोकतंत्र। लेकिन 2002 से और 2006 के बीच में क्या हुआ? राजा द्वारा जो ये संविधान इन्होंने बनाया था ना, इसको बर्खास्त कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। संसद भंग कर दी गई। 2006 में जनता ने भारी आंदोलन किया और फाइनली दोबारा से क्या हुआ? लोकतंत्र की। आगे देखो। अब अगला टॉपिक है अपना श्रीलंका। क्या है बेटा? श्रीलंका। श्रीलंका में क्या था? जातीय संघर्ष। क्या था? जातीय संघर्ष। किनके बीच में? तो दो जातियों के बीच में। एक थी हमारी सिंगली और दूसरी थी तमिल। सिंगली कौन थे? वहीं के मूल निवासी। क्या थे बेटा? ये मूल निवासी। और तमिल कौन थे? ये भारतीय तमिल थे जो कि उधर गए थे। क्लियर है? अब इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था? संघर्ष चल रहा था। ये कैसे थे? बहुसंख्यक थे, यानी ज्यादा मात्रा में। ये कैसे थे? अल्पसंख्यक थे। क्लियर है? अच्छा, जो तमिल लोग थे उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, या हम कहें उन्होंने अपना जो ये लिखते थे, ये एक इनका इनका इसका क्या है? तमिल टाइगर्स द्वारा बनाया गया। लिबरेशन ऑफ तमिलिक्स। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। क्लियर बेटा? यानी ये जो थे, ये कौन थे? लिबरेशन टाइगर थे। और ये किस चीज की मांग कर रहे थे? तमिल इलम की। यानी ये कह रहे थे कि जो श्रीलंका है ना, उसमें आप हमें क्या करो? एक छोटी सी जगह दे दो और फिर क्या कहते हैं? इलम। कहते बेटा वो इलम, यानी अलग राज्य की मांग। आगे देखो, फिर क्या हुआ? भारतीय हस्तक्षेप। यानी 1987 में, कब? 1987 में राजीव गांधी द्वारा श्रीलंका में एक शांति सेना भेजी गई, ताकि ये जो सारी चीजें चल रही थी ना, इसे सही किया जाए और दोबारा से सारी चीजों को सही तरीके से व्यवस्थित किया जाए। लेकिन ये सेना जाकर इनसे लड़ाई में फंस गई। तो 1989 में जो श्रीलंका की सरकार थी, उन्होंने इन शांति सेना को वापस भेज दिया। अब देखो फिर क्या हुआ? लिट्टे का अंत। श्रीलंकाई सरकार द्वारा लिट्टे को हरा दिया गया और फाइनली, लेकिन अभी तो तमिल लोग वहां रह रहे हैं, अच्छे से चल रहा है सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं सभी देशों के साथ भारत के संबंध। और देखो, यहाँ से इस टॉपिक से हर बार या तो 4 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है, तो ध्यान से समझना। चलिए, भारत पाकिस्तान संघर्ष, यानी भारत का किस किस मुद्दों पे पाकिस्तान से संघर्ष चलता है। देखो, सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है कश्मीर। क्या है बेटा? कश्मीर। जब से देश आजाद हुआ है, और बात की जाएगी अब तक की, अभी तक सबसे बड़ी लड़ाई किस चीज को लेकर है? कश्मीर को लेकर। किसको लेकर है? कश्मीर को लेकर। 1947-48, 65, इसके साथ साथ आप एक चीज और जोड़ लीजिए, 1999, ये भी जम्मू कश्मीर में ही हुआ था। ये सारे युद्ध हुए जम्मू कश्मीर में। क्यों? ताकि जम्मू कश्मीर को बचाया जा सके। क्लियर है? आगे देखो, एक विवाद चलता है हमारा सियाचिन ग्लेशियर को लेके, कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्र पर नियंत्रण के विवाद को लेके। और ये जो सियाचिन वाला क्षेत्र है ना, यहीं पर हुआ था क्या? कारगिल का युद्ध। कब हुआ था? ये जो 1919 की बात की जा रही है। क्लियर है? आगे देखो, हथियार अधिग्रहण, यानी दोनों ही देश अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए एक से एक हथियार का निर्माण कर रहे हैं, और बाहर से भी हथियारों पर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। केवल क्यों? ताकि इस क्षेत्र को, ये जो कश्मीर वाला क्षेत्र है, इन सब पर कब्जा किया जा सके। आगे देखो, हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो अब तक की सबसे सफल चीज है, वो सिंधु जल संधि है, यानी सिंधु नदी के पानी के बंटवारे को लेकर। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत और बांग्लादेश के संबंध। अब यहाँ पर हमारे कुछ सकारात्मक भी हैं और कुछ
ठीक ठाक भी है, मतलब जिन पे सही काम से तरीके से चल रहा है और किसी पे कई सही तरीके से नहीं चल रहा। मुद्दे क्या है बेकार वाले में भैया? अवैध प्रवास, यानी बांग्लादेश से बहुत सारे लोगों ने क्या करा है, भारत में प्रवास कर लिया है। आगे देखो, नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद चलता है, सीमा को लेकर विवाद चलता है कि भैया ये जमीन तुम्हारी नहीं है, ये जमीन तुम्हारी नहीं है। तो ये तो बहुत ही कॉमन से मतलब हमारे देश में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। अच्छा, अब किस किस चीज को लेकर बढ़िया चीजें चल रही हैं? आर्थिक सहयोग करता है भारत, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। इसके साथ साथ 1971 में जब पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा इस पे हमला हुआ था, तो भारत ने मदद की और बांग्लादेश का निर्माण करवाया। और आज भी जब भी कभी बांग्लादेश को किसी भी तरीके की परेशानी होती है, भारत इसकी मदद जरूर करता है। आगे देखो, अब हमारा सबसे जो बढ़िया मित्र है उनमें से एक है नेपाल। क्या है? नेपाल। सकारात्मक पहलू क्या है भाई? तो हमारी खुली सीमा है, सांस्कृतिक समानताएं हैं, आर्थिक सहयोग है। तो मैं आपको इसलिए कहते हैं भैया खुली सीमा कैसे है? तो यानी कि भारत से नेपाल जाने के लिए आपको किसी भी तरीके का वीजा नहीं चाहिए। आप यहाँ जाइए, दिल्ली का कश्मीरी गेट पे एक बस मिलेगी, आपको सीधा आप कहाँ पहुंच जाओगे? नेपाल पहुंच जाओगे। और जो नेपाल और भारत का बॉर्डर है, बस एक ऐसी लाइन खींची हुई है जिसपे ऐसा छोटा सा एक पत्थर लगा हुआ है जिसपे लिखा है भारत और पाकिस्तान, सॉरी नेपाल। क्लियर है? अच्छा, साथ ही साथ भाई ये और हमारी संस्कृति और इनकी संस्कृति लगभग लगभग मिलती जुलती है पूरी पूरी। बात की जाएगी आर्थिक सहयोग पे, तो वहां के लोगों को भारत में आके व्यापार करने की और कार्य करने की बहुत सुविधा है। आगे देखो चुनौतियां क्या है। अच्छा, कभी कभार दिक्कत आ जाती है जब नेपाल किसके साथ बातचीत कर लेता है, चीन से बातचीत कर लेता है। देखो भाई सीधी सी बात है, चीन हमारा क्या है, इतना खास मित्र थोड़ी है। अब अगर तुम इससे अच्छी खासी बातचीत बढ़ाओ तो हमारे लिए क्या होगा, दिक्कत होगी ना। इसीलिए इनके साथ हमारे संबंध थोड़े से खटास हो जाती है। सहयोग के क्षेत्र, व्यापार, वैज्ञानिक अनुसंधान, बिजली उत्पादन, जल प्रबंधन, यानी बहुत सारी चीजों पर बढ़िया चीज चलती है। आगे देखो, भारत और भूटान के संबंध। भाई सबसे बेहतरीन संबंध किससे है? देखो, विशेष रिश्ता, भारत और भूटान के बीच अत्यंत मधुर संबंध। आर्थिक सहयोग, भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ऊर्जा सहयोग, जल विद्युत परियोजनाओं में संयुक्त विकास, यानी भारत जल विद्युत परियोजनाओं में किसका, भूटान का अच्छे तरीके से साथ दे रहा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में निकट सहयोग, यानी हम भूटान के साथ एकदम बढ़िया तरीके से किए। भूटान और हमारे बीच में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अब आते हैं दक्षिण एशियाई सहयोग के प्रयास, यानी ये जो दक्षिण एशिया में लड़ाई चल रही है, कभी पाकिस्तान की भारत से, कभी बांग्लादेश की भारत से, कभी किसी से, कभी किसी से, ये जो सारी चीजें चल रही हैं, क्या ये सॉल्व हो सकती हैं? तो कोशिश की गई थी। कब की गई थी? 1985 में शार्क की स्थापना कर दी। किसकी बेटा? शार्क की, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या है इसके फुल फॉर्म? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यानी इसका निर्माण किया गया ताकि हम सारे एक मंच पर आए, एक टेबल पे बैठे, बातचीत करें और उसका हल निकालें। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ऐसा नहीं हो पाया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू का है नेपाल। क्लियर है? नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। 2004 में साफ का भी किया गया, यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी व्यापार जो है मुक्त रूप से हो पाए, ये भी किया गया, लेकिन सफल नहीं हुआ। 2007 में शुल्क की कमी की गई व्यापार में। अच्छा, आप देखो, बस हमारा देखते हैं टॉपिक दक्षिण एशिया में बाहरी शक्तियों का प्रभाव, यानी जो दक्षिण एशिया क्षेत्र है ना, यहाँ पर शांति बन सकती है, सुरक्षा बन सकती है, लोग आपस में साथ मिलकर रह सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं रह पा रहे? क्योंकि जो बाहर की शक्तियां हैं, कुछ ऐसी शक्तियां वो चाहती है कि यहाँ हमेशा लड़ाई होती रहे। क्यों लड़ाई होती रहे? ताकि उनके हथियार बिकते रहे, ताकि उनके हथियार बिकते रहे, और ये लोग जो है ना ज्यादा आगे ना बढ़े, ये आपस में ही लड़के रहे। क्लियर है?
अच्छा, एक क्वेश्चन आपको और आता है इसमें, क्या भारत सभी पर अपना जोर दबाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आने वाली एक सीरीज में करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज चलाएंगे। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस वीडियो में किसी को किसी भी तरीके का डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही साथ भाई लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो एंड चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।